ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज कंप्लीट होने वाली है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा था और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अन्य सीरीज़ों के नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। जनरल नॉलेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नोट्स सीरीज़ देखें आप, कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल रहेंगे। चैनल पर जाएं और अपनी तरफ से रिसर्च करें और हमें फीडबैक देकर बताएं। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। इससे पिछली वीडियोज़ में हम बैलेंस कर चुके हैं साथियों। सेम प्लेन में मासेज रोटेटिंग कर रहे हों तो किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेकर उन्हें बैलेंस करते हैं, किस प्रकार से उनका रिजल्टेंट काम करता है, रिजल्टेंट निकाला जाता है, कितने एंगल पर वो होता है, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। और कितना मास चाहिए, किस रेडियस पर वो मास काम करेगा और क्या एंगल होगा, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। और किस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आपको बताती हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में आपकी वैल्यू या एंगल होने वाला है, किस एंगल पर रिजल्टेंट काम करने वाला है। ये तो बात थी सेम प्लेन की। यदि डिफरेंट प्लेन पर मास लग रहा हो तो उसे बैलेंस करते हैं साथियों। उसके लिए मोमेंट भी बैलेंस करना होता है, डायनेमिक बैलेंसिंग होती है जिसमें समेशन ऑफ फोर्सेज होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। साथ ही आपको मोमेंट भी बैलेंस करना होता है। आप एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिस सेशन चेक करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से वो सब प्रोसेस किया जाता है। वो पार्ट रह रहा है, रिमेनिंग है, यदि आपकी डिमांड होगी तो वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी आते हैं साथियों रेसिप्रोकेटिंग मासेज और अनबैलेंस फोर्सेज। जो रेसिप्रोकेटिंग मासेज हैं या अनबैलेंस फोर्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कहीं पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है या फोर्स काम कर रहे हैं। तो हम थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज के अंतिम पड़ाव में रहे साथियों। शायद ये अभी इस सीरीज का आखिरी वीडियो हो सकता है। जिंदगी एक सफ़र है, आप किस प्रकार से व्यतीत करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। क्या आप अच्छा करना चाहते हैं, क्या आप बेहतरीन करना चाहते हैं, वो सब आपके डिसीजन होते हैं। तो हमेशा बेहतरीन करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, सफ़र का आनंद लेते रहिए। यही जिंदगी है। यत गच्छति तत् निकालय जीवनम। जो व्यतीत हो रहा है न सिर्फ समय है, जीवन है। जैसा कि हम ये लिंकेज पढ़ते आ रहे हैं बार बार, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग बोर्डिंग में ये इस प्रकार से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, मोशन करेगा तो इसके फोर्स इस लिंक के थ्रू यहाँ पर आएंगे और फ्रेम में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। 4 बार लिंकेज हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये अपना इंजन है, यहाँ पर फोर्स लगते हैं या फिर एक्सेलरेशन लग रहा है। ये आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन या एक्सेलरेशन वेक्टर है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा तो फोर्स घूमते हुए फ्रेम पर आ जाएंगे। अब यदि एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स ऑफ इनर्शिया सूडो फोर्स लगता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि किसी शांत बॉडी पर एक साथ आप फोर्स लगाएंगे या एक्सेलरेशन लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स फील होगा, वो इनर्शिया फोर्स होगा, जिससे एफ आई से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। सिंपल जैसा फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो यहाँ पर भी ये इनर्शिया फोर्स है, एफ आई इक्वल टू एम ए के बराबर ही होता है। अब यहाँ पर ये स्लाइडिंग होने वाली है और यहाँ पर रोटेशन होने वाले हैं। क्रैंक के आर रेडियस है, किसी थीटा एंगल पर आप जब स्टडी कर रहे हैं थीटा एंगल पर ये बनी हुई है। तो यहाँ पर फोर्स नज़र आ रहे हैं आपको। अब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, एंगल यहाँ 0 से स्टार्ट होता हुआ आया होगा और मैक्सिमम हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ घूमती हुई क्रैंक आएगी। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड कभी ज़्यादा कभी कम होते हुए नजर आएंगे। जब आपका क्रैंक इधर रोटेशन करेगा, यहाँ से स्टार्ट 180 तक आएगा तो आपको इधर फोर्स लगते हुए आएंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ते हुए आएंगे। बाद में धीरे धीरे इनका मैग्नीट्यूड घटता हुआ आएगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट में फोर्स बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आते हुए 0 हो जाएंगे, फिर वापस 0 से स्टार्ट होंगे, फिर मैक्सिमम होंगे, फिर वापस आते हुए 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा, क्रैंक घूमती रहेगी। जैसा हम जानते हैं फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार लगेगा, फिर कभी इस प्रकार लगेगा, और ये एरो बता रहे हैं आपको बढ़ता हुआ घटता हुआ साइन रहेगा। अब एक्सेलरेशन का हम जानते हैं, इस प्रकार की लिंकेज हो तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा हो तो किस प्रकार से फोर्स निकाला जाता है, ये सब डिटेल में पढ़ चुके हैं सीरीज में पीछे। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई एन के बराबर एक्सेलरेशन होता है। ये वैल्यू आपको बता देगी कि कितना एक्सेलरेशन है। अब आपको एक्सेलरेशन पता है तो आपको फोर्स भी पता चल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो मास इस प्रकार इनसे मल्टीप्लाई होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पर मास ऐड हो गया है। दूसरा फिर मास इससे मल्टीप्लाई होगा तो किस प्रकार आएगा, ये तो है इसमें आर ओमेगा स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन के बराबर। 2 टर्म हमें प्राप्त हो जाती हैं। इन दोनों टर्मों की वैल्यू अलग अलग होती है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बहुत कम होती है।
यदि एन बहुत बड़ा हो तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस टर्म को बोला जाता है प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्सेज, ये हैं सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पर यदि इसको इग्नोर कर दिया जाए, इफ़ एन इज़ लार्ज, ये एन लार्ज है, इस वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाए, कम वैल्यू है, तो इसको हम मान सकते हैं टोटल वैल्यू इसी के बराबर होगी। तो इस पर स्टडी करते हैं। इफ़ एन इज़ लार्ज, एन बड़ा है, तो ये वैल्यू हटा दिए, सिर्फ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्सों को हम बैलेंस करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो दोबारा मैकेनिज्म बना लेते हैं। अपना स्लाइडर है या पिस्टन अरेंजमेंट इस प्रकार से काम कर रहा है, एक्सेलरेशन लग रही है तो अपोजिट में इनर्शिया फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, जो एम ए फोर्स बराबर था, तो यहाँ पर प्राइमरी फोर्स लग रहा है। प्राइमरी फोर्स किसके बराबर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर है। ये इस सन यहाँ पर थीटा एंगल पर क्रैंक है, तो किधर लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रहा होगा। अब ये फोर्स जो मैग्नीट्यूड है, ये किस प्रकार से फील दे रहा है हमें, कोई ये फोर्स है उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसके बराबर इसका मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर थीटा बना हुआ है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है, रेडियस है, तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा के बराबर यहाँ हो सकता है, एक कॉस थीटा के बराबर। तो कुछ रिजल्टेंट यहाँ पर होगा, किसका होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। यदि यहाँ कोई मास रखा हुआ है तो ये ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। ऐसी इमेजिनेशन आपको नजर आ रही होगी। ये इमेजिनेशन आपको सिर्फ नज़र आ रही है, एक्चुअल में यहाँ पर कोई मास नहीं है, ना ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन इस कंपोनेंट को देखकर आपको लग रहा है ऐसा यहाँ पर हो रहा है या होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब जैसा ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट है, इसे बैलेंस करने के लिए अपोजिट कंपोनेंट लगा देंगे। नीचे कंपोनेंट नहीं है, ऊपर भी नहीं है, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। या आप कह सकते हैं ऊपर फोर्स होगा, ये फोर्स होगा इसके बराबर, तो नीचे और साइड में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई मास लगा देना होगा, जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो सकती है। इसको देख के आपके दिल में ख्याल आया कि यहाँ पर मास लटका देते हैं, लेकिन यहाँ पर मास नहीं था, यहाँ पर आपने एक्चुअल मास लटका दिया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, तो ऊपर यहाँ पर आपका कंपोनेंट नहीं था, जो वर्टिकल कंपोनेंट था, तो ये यहाँ पर अनबैलेंसिंग हो जाएगी। इसको आपने बैलेंस कर दिया, पहले बॉडी पार्ट इस प्रकार से हिल रहा था, अब इसको बैलेंस कर दिया तो बॉडी आपकी उछलने लगेगी इस प्रकार से, तो आपने फिर से अनबैलेंसिंग कर दिया छेड़छाड़ करके। तो इस प्रकार हम कंप्लीट बैलेंसिंग ना करते हुए पार्शियल बैलेंसिंग से काम चलाते हैं, जो थोड़ा इसको बैलेंस कर देंगे, बहुत ज़्यादा वर्टिकल कंपोनेंट ना आए। मान लेते इतना आ रहा था, पार्शियल करेंगे तो आप जरा सा कंपोनेंट आएगा, पहले इस प्रकार मूवमेंट हो रहा था, इसको आपने कंट्रोल किया, इस प्रकार हो गया, लेकिन अब आपका कुछ इतना हो रहा है, ऊपर नीचे भी हो रहा है और थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, तो काफ़ी आपने बैलेंस कर लिया, इसे पार्शियल बैलेंसिंग कहेंगे। तो ये मैकेनिज्म फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर ये रेडियस है क्रैंक की, ये एम मास लगा हुआ है, आर रेडियस है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, इधर फोर्स लग रहा है जो ये मैग्नीट्यूड है इसका। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए पार्शियल बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ रेडियस पर आर भी रेडियस पर एम भी मास लगा दिया है हमने। हमें आवश्यकता इतनी थी, लेकिन इतना नहीं लगाएंगे, पार्शियल बैलेंसिंग कर रहे हैं तो इतना मास लगाएंगे, इतनी रेडियस पर लगाएंगे, जिससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे। इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर नीचे इसको उछलाएगा। ये काम हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पावर से काम चला रहे हैं, आपका मैकेनिज्म में आपका काम हो रहा है, बैलेंसिंग की इतनी खास आवश्यकता नहीं है, आप उछल कूद बर्दाश्त कर पा रहे हैं। अब पार्शियल बैलेंसिंग किस प्रकार करेंगे, टोटल मास लगाते इतनी आवश्यकता थी या फिर इतना हम लगाना चाह रहे थे, तो एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर के बराबर, लेकिन इसका कुछ फ्रैक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। जो ऊपर मास था, ये मास किसके बराबर है, बैलेंसिंग मास इसके बराबर था, लेकिन इसका कुछ फ्रैक्शन यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे, जो फैक्टर की तरह काम कर रहा है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन बोल रहा है, जैसा कि 10%, 20%, 30%, जितनी हम बैलेंसिंग करना चाहते हैं पार्शियल बैलेंसिंग कर लेंगे। ये फोर्स कार्य कर रहा था, इसका कुछ फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे जो बैलेंसिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कितना बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग अनबैलेंस फोर्सेज अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक की लाइन कहाँ है, एक्स एक्सिस की तरफ इस प्रकार से घूम रही है। तो यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता रहा है, इसमें से बैलेंसिंग करने के लिए एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हमने निकाल लिया है। तो कितना बचता है, इसमें से आपने कुछ कॉमन ले लिया है। पहले आप ये जो बैलेंसिंग मास है उसकी जगह ये मास था, इसको आप इस प्रकार रिप्लेस कर देंगे और इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर, इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा 1 माइनस सी, ये वैल्यू बचती है। तो रिमेनिंग अनबैलेंसेज फोर्स बच रहे हैं आपके अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक की लाइन में कितने अनबैलेंस फोर्स बच रहे हैं, 1 माइनस सी, ब्रैकेट में है ये अंदर, और इससे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। और आप देखना चाहें परपेंडिकुलर जो फोर्स आए हैं
अनबैलेंस फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है इसके परपेंडिकुलर अनबैलेंस फोर्स कितने, CMR ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा के बराबर, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है साइन थीटा वाला आपने प्रोड्यूस कर दिया है, ये अनबैलेंसिंग काम करेगा, यहाँ पर अनबैलेंसिंग होगी इसकी वजह से। जैसा आपको बताया था ये फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए आपने मास लगाया। अब यहाँ पर दूसरा नीचे भी कंपोनेंट होगा, साइड में होगा, ऊपर है नहीं, तो अनबैलेंसिंग होगी। इसको आपने पार्शियल कर इतना ले लिया है। अब ये बचा हुआ जो फोर्स है अनबैलेंसिंग कर रहा है, तो ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है उसके परपेंडिकुलर है, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। इसी के साथ ही इस खट्टी मीठी सीरीज को हम यहीं पर विराम देते हैं, रुकते हैं। आपकी डिमांड रही तो इसे और आगे बढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। सीरीज में बड़ा आनंद आ रहा था, पढ़ते पढ़ाते तेरा साथ है कितना प्यारा, वो गाना बार बार याद आ रहा था, अभी भी वही गाना याद आ रहा है। उम्मीद करते हैं विद्वानों सीरीज आपने एंजॉय की होगी। आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे, खट्टा मीठा किस प्रकार का स्वाद रहा है, वो आप हमें कमेंट कर कर अपना फीडबैक दे सकते हैं। किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, नोट्सों के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।